Welcome, my dear students, to third session on arithmetic progressions. Start करते हैं session को, and if you have not already subscribed to the YouTube channel, you can subscribe to it as well as press the bell icon to get the regular notifications. You can also join the Telegram channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT. So first of all, there are a few basic properties जिनको अब तक डिस्कस नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो फटाफट से उनको डिस्कस कर लेते हैं. लेट अस से देयर इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 5 8 10. एक सेकंड, 2 5 8, नेक्स्ट आएगा 11. सो 11 देन 14 17 एंड सो ऑन. एंड इफ वी ऐड 1 इन ईच टर्म, अगर हम सारे के सारे टर्म्स में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट c ऐड कर दें. लेट अस से वी आर एडिंग c इन ईच टर्म. सो इफ वी आर एडिंग अ कांस्टेंट इन ईच टर्म, सो क्या हम देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है इनिशियली कितना था? इनिशियली कॉमन डिफरेंस वाज इक्वल टू 3 प्लस 3. सो अभी भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? फर्स्ट टर्म है 2 प्लस c, नेक्स्ट टर्म है 5 प्लस c, देन 8 प्लस c. सो कॉमन डिफरेंस स्टिल इज इक्वल टू 3 ओनली. So for each consecutive terms, the difference is 3 only. So still it is an arithmetic progression. The same will apply if we subtract some number. So if we are adding a constant number or we are subtracting a constant number, and AP still remains AP. AP हमारा AP ही रहेगा. If we multiply a certain number, for example, if we multiply, let us say, some constant c, so terms बन जाएंगे 2c, 5c, 8c, 11c and so on. So in such a case common difference will be, पहले था प्लस 3, अब हो जाएगा common difference equal to 3c. So it is still AAP, still AAP. The only difference that is there कि common difference हमारा चेंज हो जाएगा, और common difference हो गया है जो इनिशियल common difference था मल्टीप्लाइड बाई द कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमने ऐड किया है. ठीक है. सो अगर डी डैश कह देते हैं इसको, नए वाले कॉमन डिफरेंस को, तो डी डैश विल बी इक्वल टू इनिशियल कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट दैट वी आर मल्टीप्लाइंग. डिवाइड करेंगे तो भी सेम सिनेरियो बनेगा. तो क्या ये बात क्लियर होता है कि इफ वी ऐड अ कांस्टेंट, सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट, मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट और डिवाइड अ कांस्टेंट, एंड एपी रिमेन्स इन एपी इन ऑल 4 केसेस. सारे के सारे 4 केसेस में हमारा जो एपी है वो एपी ही रहने वाला है. ठीक है. ओके. अब एक स्पेशल एग्जाम्पल लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. लेट अस से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारी -12 -6 0 6 12 18 24 and so on. So for this AP the first term is -12. ध्यान से बात को समझना. और जो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है? कॉमन डिफरेंस क्योंकि हर एक अगला टर्म क्या है? 6 ऐड करने में मिला है. सो दिस इज एन इंक्रीजिंग AP. इंक्रीजिंग AP है. कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा +6. फर्स्ट टर्म है -12, नेक्स्ट है -6, फिर है 0, +6, 12, 18 एंड सो ऑन. सो अगर हम फर्स्ट टर्म का सम देखें, यानी कि सम ऑफ ओनली वन टर्म, दैट इज इक्वल टू -12. ओके. नाउ फोकस ऑन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म. थर्ड टर्म तो 0 है, सेकंड टर्म -6 है और फोर्थ टर्म है +6. तो सेकंड और फोर्थ को ऐड करोगे तो क्या आएगा? हमारा सम आ जाएगा 0. सम विल बी 0. तो सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, दैट सम इज इक्वल टू 0. ये सम हमारा आ रहा है 0. इजंट इट सो? तो अगर सम 0 आ रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि सम ऑफ फोर टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू -12. सो वी कैन से दैट सम ऑफ वन टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 4 टर्म्स. है कि नहीं? क्लियर है बात? ओके. सिमिलरली अगर हम सम ऑफ 2 टर्म्स देखें तो 2 टर्म्स का सम क्या आ रहा है? -18. और सम ऑफ 3 टर्म्स, दैट इज ऑल्सो -18. So sum of 2 terms is also equal to sum of 3 terms. Okay. And if we check sum of 5 terms, so that is equal to 5 terms का sum क्या है? -12, -6, 0, 6, 12. So that is equal to 0. So यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि जनरलाइज कर सकते हैं. ठीक है. कि अगर हमें दिया है कि सम ऑफ m terms is equal to sum of n terms, then that concludes कि sum of m plus n terms will be equal to 0.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था क्या, सम ऑफ वन टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 4 टर्म्स, यानी कि 1 + 4 कितना है 5, तो सम ऑफ 5 टर्म्स विल बी इक्वल टू 0. सम ऑफ 2 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 3 टर्म्स, तो 2 + 3 सम ऑफ 5 टर्म्स विल बी इक्वल टू 0. क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आती है? इज दैट क्लियर? ठीक है. और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इनिशियल फ्यू टर्म्स हमारा एपी तो इंक्रीजिंग है, बट इनिशियल जो फ्यू टर्म्स है हमारे वो निगेटिव है, फिर एक टर्म 0 आता है, फिर कुछ टर्म पॉजिटिव आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा बड़ा ही सिमेट्रिकल सा मामला बन गया. फर्स्ट 5 टर्म्स, because there is a 0, then some terms which are negative as well as positive of same magnitude. Isn't it so? That is why हमारा sum of 5 terms is equal to 0. ये एक स्पेशल केस है. जरूरी नहीं है कि हमेशा जब भी हमारा एपी इंक्रीजिंग हो और फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो हमेशा ऐसा ही कॉन्सिक्वेंस हो, जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और डिफरेंट एपी लें कि जो कि हमारा -4 -1 +2 +5 एंड सो ऑन. सो इस एपी में भी फर्स्ट टर्म हमारा नेगेटिव है बट 0 नहीं आ रहा है. ठीक है. और ऐसे भी कोई 2 टर्म नहीं आ रहे, नहीं मिल रहे जो जहां पे कि हमारा मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन डिफरेंट हो, वैसा तो नहीं हो रहा. तो इस केस में हमारा किन्हीं भी टर्म्स का सम 0 नहीं होगा. ओके. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. अब क्वेश्चंस करते हैं. First question is from CAT 2004. The sum to 12 terms of an arithmetic progression is equal to sum of 18 terms. So what will be sum of 30 terms of this arithmetic progression? Straight away already हम देख चुके हैं अभी प्रॉपर्टी, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में कि sum to 12 terms यानी कि sum of 12 terms is equal to sum of 18 terms. So if this is m, 12 is m, 18 is n, so we can say that sum of 12 plus 18 terms यानी कि sum of 30 terms will be equal to 0. और क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि sum of 30 terms क्या होगा. So that will be equal to 0. Okay. क्या ये बात क्लियर है? अदरवाइज हम फॉर्मूले से भी समझ सकते थे कि सम टू 12 टर्म्स क्या आएगा हमारा, दैट विल बी 12/2 into 2a plus n minus 1 times d यानी 2a plus 11d, and that will be equal to 18/2 into 2a plus 17d. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 into 2a 4a plus 22d is equal to 6a plus 34d. सो बच गया 2a plus 12d. एक सेकेंड 6a plus 51d होगा. So this will become 2a plus 29d and that is equal to 0. और sum of 30 terms क्या होगा, that will be 30/2 into 2a plus 29d which is clearly 0. तो अगर हमारा 2a plus 29d 0 है तो पूरा सम भी 0 आ जाएगा. So that is how sum of 30 terms will be equal to 0. क्या है बात क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of first 20 terms as well as sum of first 30 terms is 80. First 20 terms का sum is equal to first 30 terms का sum and that is equal to 80. So find the sum of its 15th term and 26th term. 15th और 26th term का sum क्या होगा? So if sum of 20 terms is equal to sum of 30 terms, whatever the value be, we can conclude that sum of 50 terms will be equal to 0. और सम ऑफ 50 टर्म्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी 50/2 into 2a plus 49d, and 2a plus 49d into 50/2 is 0, which implies that 2a plus 49d must be equal to 0. और क्वेश्चन पूछा सम ऑफ 15th and 26th टर्म. 15th टर्म होगा हमारा a plus 14d, 26th टर्म होगा a plus 25d, जो सम आ जाएगा हमारा 2a plus 49d which is 0 only. So answer will be that the sum should be equal to 0. Sum will be equal to 0. Okay. Next question. Let the nth term of an AP be defined as Tn and sum up to n terms be defined as Sn. If mod of T7 is equal to mod of T15 and T4 is not equal to T9, then find out the value of S21. Sum of 21 terms क्या होगा?
गिवन क्या है हमें, वन थिंग इज गिवन दैट मॉड ऑफ T7 इज इक्वल टू मॉड ऑफ T15, ठीक है। तो अगर हम 5 का मॉड लेंगे तो ऑब्वियसली -5 का मॉड के ही बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे दो केसेस हमारे बनने वाले हैं, या तो T7 इज इक्वल टू टर्म नंबर 7 इज इक्वल टू टर्म नंबर 15 होगा, और टर्म नंबर 7 विल बी इक्वल टू माइनस टर्म नंबर 15, दो में से कोई एक केस होगा। बट अगर टर्म नंबर 7 और 15 बराबर है एक एपी के, तो सारे के सारे टर्म्स बराबर होंगे, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कॉमन डिफरेंस 0 होगा। तो पहले वाले केस में T4 मस्ट बी इक्वल टू T9, बट हमें पता है T4 इज नॉट इक्वल टू T9, दैट इज गिवन। सो क्लियरली ये वाला केस नहीं होगा, क्योंकि अगर दो टर्म्स बराबर होंगे तो सारे ही बराबर होंगे, बिकॉज दिस इज एन एपी। सो डेफिनेटली सेकंड वाला केस हमारा होने वाला है, दैट टर्म नंबर 7 इज इक्वल टू माइनस टर्म नंबर 15, एंड इन दैट केस टर्म नंबर 7 प्लस टर्म नंबर 15, दिस विल बी इक्वल टू 0, एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0, तो 7 और 15 का एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा 11। तो यानी कि यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं टर्म नंबर 11 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर एक्सपेंड करेंगे तो कह सकते हैं कि a प्लस 6d प्लस a प्लस 14d इज इक्वल टू 0, तो 2a प्लस 20d इज इक्वल टू 0। ऐसे भी देख सकते हो, या फिर डायरेक्टली कह सकते थे कि एवरेज जो हमारा है दैट इज टर्म नंबर 11 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि S21 यानी सम ऑफ 21 टर्म्स क्या होगा, तो 21 टर्म्स का सम क्या आने वाला है, दैट विल बी 21/2 into 2a plus 20d. So clearly this is equal to 0, option B. और we could have said, हम ये भी कह सकते थे कि S21 चाहिए, तो S21 के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज टर्म क्या होगा हमारा, कि n इंटू एवरेज कह दें इसको, n इंटू एवरेज, n तो है हमारा 21 और एवरेज क्या होगा, टर्म नंबर 1 प्लस 21/2 यानी टर्म नंबर 11 विच इज इक्वल टू 0 ओनली, ये तो 0 है, तो पूरा रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। किसी भी तरह से सोच लो, क्या ये बात क्लियर है, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी देन बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी एपी में होंगे, जीपी में होंगे या फिर एचपी में होंगे। पॉज करो वीडियो को और ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी एपी में होंगे, जीपी में होंगे या फिर एचपी में होंगे। इफ ए बी सी आर इन एपी, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से क्या बनेगा हमारा, वी कैन से दैट द मिडिल टर्म 2b विल बी इक्वल टू a प्लस सी, isn't it so? तो अगर हम सेकेंड वाला केस जो हमें गिवन है, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, c प्लस ए है, तो 2 टाइम्स c प्लस ए क्या होगा, एक वैल्यू हमने 2 टाइम्स c प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, b प्लस सी एंड a प्लस बी, इनका सम क्या आएगा, b प्लस सी प्लस a प्लस बी, दैट विल बी 2b प्लस a प्लस सी, and we know that 2b is equal to a plus c only, so this will also be equal to 2 times a plus c. So मिडिल टर्म का ट्वाइस, यानी कि मिडिल टर्म हमारा क्या है, टर्म नंबर 2 का ट्वाइस इज इक्वल टू टर्म नंबर 1 प्लस टर्म नंबर 3। सो इफ दैट इज सो, 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इज इक्वल टू टर्म नंबर 1 प्लस टर्म नंबर 3, तो क्लियरली हमारे जो नंबर्स हैं ये, दीज मस्ट बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्लियरली ये टर्म्स हमारे एपी में होंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, आंसर विल बी ऑप्शन ए। दिस इज वन ऑफ द वेज टू सी टू इट, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, क्या पता है, ए बी सी तो एपी में है, और एंड इफ सम टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अगर हम सारे के सारे टर्म्स में से कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ऐड कर दें या फिर कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा एपी फिर भी रहेगा, फिर भी एपी बना रहेगा, है कि नहीं। तो अगर हम सारे के सारे टर्म्स में से लेटर से सब्ट्रैक्ट कर दें ए प्लस बी प्लस सी, इफ वी सब्ट्रैक्ट ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम ऑल द टर्म्स, सब्ट्रैक्ट ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम ऑल द टर्म्स, तो रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलेगा ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, b minus a plus b plus c and c minus a plus b plus c, and this will still be an arithmetic progression only. So a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारा माइनस ऑफ b प्लस सी, माइनस ऑफ b से b कैंसिल हो जाएगा a प्लस सी एंड माइनस ऑफ a प्लस b. Now these three terms are still in an AP only. बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें इनको, अगेन मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये ए पी रहने वाली है, तो मल्टीप्लाई बाय -1, और -1 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा b प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, एंड दे आर स्टिल इन एन ए पी ओनली। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, कि दीज टर्म्स विल बी एन ए पी, दीज टर्म्स विल बी इन एन ए पी, ओके ठीक है। सो आंसर आ जाएगा हमारा कि दीज टर्म्स आर इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many other terms in the given series are divisible by 15?
15 से कौन कौन से टर्म्स हमारे, कितने टर्म्स डिविजिबल होंगे, ये क्वेश्चन है। टर्म्स है 5, 8, 11, 14 एंड लास्ट टर्म इज 92। सो जनरल टर्म क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म है 5, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3। सो टी एंड टर्म नंबर एन विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, यानी 5 प्लस एन माइनस वन टाइम्स 3, isn't it so? So this will be 3n minus 3 plus 5, so 3n plus 2, and 3n plus 2 है, n की कोई भी वैल्यू पुट करोगे इट विल नेवर बी डिविजिबल बाई 3, और अगर 3 से ही डिविजिबल नहीं है तो 15 से तो कभी डिविजिबल नहीं हो सकता है, तो कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 15। सो 0 टर्म्स, आंसर आ जाएगा 0। नो टर्म विल बी अ मल्टीपल ऑफ 15, बिकॉज जब 3 का ही मल्टीपल नहीं है तो 15 का मल्टीपल कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सीरीज, द क्वेश्चन आस्किंग कि डिविजिबल बाई 20 कितने टर्म्स होंगे हमारे। फर्स्ट टर्म है 5, 8, 11, 14, 17, नेक्स्ट आएगा 20, तो 20 तो डिविजिबल है 20 से। ओके, और जनरल टर्म हमारा क्या रहा है इसका, 3n प्लस 2, 3n प्लस 2, और गैप है हमारा, कॉमन डिफरेंस है 3 का, कॉमन डिफरेंस है 3 का। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म जो हमारा 20 का मल्टीपल होगा, फर्स्ट टर्म तो मिल गया हमें 20 का मल्टीपल, दैट इज 20 ओनली। नेक्स्ट टर्म जो कि 20 का मल्टीपल होगा, क्या 40 आएगा, 40 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म हमारा आने वाला है प्लस 20 तो कर नहीं सकते, 3 का मल्टीपल होगा, कॉमन डिफरेंस अगर हमारा 3 है, डी इज इक्वल टू 3, तो जब हम 20 में ऐड करेंगे जो नेक्स्ट टर्म हमारा आएगा वो 3 का कोई मल्टीपल ऐड करने के बाद में मिलने वाला है, और 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 20 का भी मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि दैट मस्ट बी 3 के का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 20 का मल्टीपल भी हो और 3 का भी, यानी कि इट मस्ट बी इक्वल टू 60। सो 20 प्लस 60 टर्म आ जाएगा हमारा 80, नेक्स्ट टर्म जो होगा दैट विल बी 80, और हाईएस्ट टर्म कितना है 92 है, तो 20 और 80 इसके बाद नेक्स्ट टर्म अगर कोई हो पाता तो आता प्लस 60 यानी 140 आता, बट 140 तो हो नहीं सकता बिकॉज 92 पे हमारी सीरीज ही खत्म हो जा रही है, एपी ही खत्म हो जा रही है। तो 20 एंड 80 आर द ओनली टू टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 20 एंड अ पार्ट ऑफ दैट सीरीज, पार्ट ऑफ दैट सीरीज। ठीक है, अब 20 के बाद में नेक्स्ट टर्म हमारा कौन सा आया, 80 आया। ये कैसे पता लगाया हमने, हमने एलसीएम लिया 20 का जिसका मल्टीपल हम खोज रहे हैं और साथ में 3 का, दैट केम आउट टू बी इक्वल टू 60। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? जस्ट इन केस अगर हमें चाहिए होता मल्टीपल ऑफ 5, कितने होंगे, मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे, तो वी नो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 5 है, फर्स्ट टर्म तो आई क्या, नेक्स्ट टर्म कब आएगा, एलसीएम लेंगे हम 5 का और 3 का, बिकॉज 3 कॉमन डिफरेंस है यानी 15, तो नेक्स्ट टर्म आएगा 5 के बाद 20, देन नेक्स्ट आएगा 35, देन 50, 65, 80, और लास्ट टर्म इसके बाद में कोई आना नहीं। कितने टर्म्स आएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आर देयर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, आंसर विल बी 6 इन दैट केस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द सम ऑफ 5 consecutive odd numbers is 95. Sum of 5 consecutive odd numbers is 95. So what is the sum of 7 consecutive even numbers whose smallest term is double that of the largest odd number of the 5 term series? Sum of 5 consecutive odd numbers is 95. तो 5 consecutive odd numbers का सम आ रहा है अगर 95, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज विल बी द मिडिल टर्म, एवरेज आएगा 95 by 5 विच विल बी 19, ये होगा मिडिल टर्म, यानी कि टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, 15, 17, 19, 21, 23। वैसे जानने की जरूरत नहीं थी हमें, सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म मिल गया है तो इतना सही काम चल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द 7 consecutive even numbers whose smallest term is double that of the largest odd number of the 5 term series? तो smallest term is double that of the largest odd number, largest odd number है 23, इसका डबल क्या आएगा 46, and this is the smallest term of the even number series, 46 है smallest term, और 7 नंबर की सीरीज है तो नेक्स्ट टर्म आएगा 48, देन 50, 52, 54, 56, 58, 7 टर्म्स आ गए सारे के सारे। सम चाहिए इनका, सम क्या होगा, एवरेज निकाल लो, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, और अगर 7 टर्म्स की सीरीज है एवरेज होगा 4 टर्म, 7 + 8/2, एवरेज होगा टर्म नंबर 7 + 1/2, यानी टर्म नंबर 4 विच इज 52। तो आंसर आ जाएगा सम विल बी इक्वल टू
सम विल बी इक्वल टू n इंटू एवरेज, यानी कि 7 इंटू 52, दैट विल 350 प्लस 14 364. So answer will be 364 for that series. Okay, clear? 364 हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. What is the sum of all the 2-digit numbers which when divided by 7 give a remainder of 3? Sum of all the 2-digit numbers which when divided by 7 give a remainder of 3. This is a question from CAT 2003. 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 मिलना चाहिए. सबसे छोटा टर्म क्या होगा ऐसा? 7 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 3 मिल रहा है, 3 हो सकता है. 3 को 7 से डिवाइड करोगे 3 मिलेगा. नेक्स्ट होगा 10, 17, 24, 31 एंड सो ऑन. और लार्जेस्ट ऐसा 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 7 से डिवाइड करने पे 3 मिल रहा है तो 98 प्लस 3 101 101 तो 3 डिजिट हो गया. तो 94 हमारा लार्जेस्ट सच नंबर आएगा. भाई 98 भी 7 का मल्टीपल, 98 में 3 ऐड करोगे तो फिर हम पहुंच जाएंगे 3 डिजिट नंबर्स पे. तो 94 लास्ट ऐसा नंबर होगा. और 3 इसका पार्ट नहीं होगा इस सीरीज का. क्यों नहीं होगा? बिकॉज 3 हमारा इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर. सो फर्स्ट नंबर विल बी 10, देन 17, 24, 31 एंड सो ऑन टिल 94. कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा प्लस 7 का. डी इज इक्वल टू प्लस 7 और ए इज इक्वल टू 10 आ रहा है. ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 7. तो क्वेश्चन ने पूछा है सम. सम के लिए हम n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए. एवरेज तो पता ही है, एवरेज तो पता ही है. 10 प्लस 94/2 आ जाएगा. सो n विल बी इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1. सो दैट विल बी 94 माइनस 10 बाई 7 प्लस 1. 84/7 इज 12 प्लस 1 13. तो n इज इक्वल टू 13 आ गया. तो सम विल बी इक्वल टू 13 इंटू एवरेज, और एवरेज है 10 प्लस 94 डिवाइडेड बाई 2. तो 104/2 यानी 13 इंटू 52. That is 650 plus 26, 676. Answer will be 676. Isn't it so? Okay. ठीक है. Next question. The maximum value of the sum of arithmetic progression 50, 48, 46, 44 and so on. Now this is a decreasing AP. So each upcoming term is 2 lesser than the term that was previous. तो decreasing AP है हमारी. First term is 50 and common difference is -2. मैक्सिमम हमारा सम कब आएगा? मैक्सिमम सम तब आएगा जब इसके बाद में कि हमारे जो टर्म्स है वो निगेटिव हो जाएंगे. जैसे ही एक बार टर्म्स निगेटिव हो गए तो उसके बाद में फिर सम तो डिक्रीज ही होना है. डिक्रीज ही होना है, यानी कि ये सीरीज हमारा 50 के बाद में 48, 46, 44 एंड सो ऑन. देन आएगा 2, 0, -2, -4. सो सम ऑफ दीज टर्म्स, या तो हम इतने टर्म्स का सम लें, 2 तक का सम ले लें, या फिर 0 तक का भी सम लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी मैक्सिमम आएगा. बिकॉज 0 ऐड करोगे तो भी सम में फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी ऐड करोगे तो भी चलेगा. सो इन दोनों में से कोई भी एक केस ले लेंगे. सो सम विल बी मैक्सिमम इन दिस केस एंड आफ्टर दैट सम विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. ठीक है. 50 से लेकर 2 तक का सम ले लो या 50 से लेकर 0 तक का सम ले लो. अगर हम 50 से लेकर 0 तक का सम लेते हैं, लेट्स से 0 तक का सम लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा? n विल बी 50, 1 सेकेंड, लास्ट टर्म 0 है ना. n विल बी 0 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है? -2 है. डिवाइड बाई -2 प्लस 1. तो 50/2 25 प्लस 1 26 हमारा n आ जाएगा. सो सम विल बी इक्वल टू 26 इंटू एवरेज, और एवरेज होगा 50 प्लस 0/2 यानी 26 इंटू 25. सो आंसर आ जाएगा 650. 650 ऑप्शन सी विल बी द आंसर. दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम विल बी इक्वल टू 650, 650. ओके, क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP is 650 and some of the next 20 terms of the AP is 1050. फर्स्ट 20 टर्म्स का सम आ रहा है 650 और नेक्स्ट 20 टर्म्स का सम आ रहा है 1050. सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP क्या होगा? फर्स्ट 20 टर्म्स का सम तो आ रहा है
650। एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? एवरेज आएगा हमारा 20 टर्म्स है तो एवरेज आएगा टर्म नंबर 1 + 20/2, यानी कि टर्म नंबर 10.5, और उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 650/20 विच इज 32.5। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट 20 टर्म्स का सम क्या आएगा? एवरेज क्या आएगा? एवरेज होगा नेक्स्ट 20 टर्म्स का पहला टर्म होगा टर्म नंबर 21 और लास्ट टर्म होगा टर्म नंबर 40। एवरेज आ जाएगा 21 + 40/2, यानी कि टर्म नंबर 30.5, एंड दैट विल बी 1050 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 52.5। तो टर्म नंबर 10.5 आ रहा है हमारा 32.5 और टर्म नंबर 30.5 आ रहा है 52.5। कितना फर्क है इनके बीच में? 10.5 नंबर टर्म से 30.5 टर्म पे जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा 20 टाइम्स, 20d ऐड करेंगे बिकॉज 20 टर्म्स का डिफरेंस है, और 20d की वैल्यू कितना है? 32.5 से 52.5 पे गए, यानी कि 20 का डिफरेंस आ रहा है। 20d इज इक्वल 20, सो हमारा कॉमन डिफरेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू +1। ये तो क्वेश्चन ने पूछा है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू +1। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ये तरीका हमें हमारा हर केस में काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट 30 टर्म्स का सम दिया होता तो भी काम करता, तभी ये चीज़ काम करती, बट क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट केस और सेकंड केस में सेम है तो एक और अप्रोच है जिसको समझते हैं सॉल्व करने में। ठीक है, तो उससे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों केसेस में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है। ओके, तो अगर पहले वाले केस में हम बात करें, पहले वाले केस में टर्म नंबर 1 से लेकर टर्म नंबर 20 तक के टर्म्स है। सेकंड केस में टर्म नंबर 21 से लेकर टर्म नंबर 40 तक के टर्म्स है। तो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो पहले से केस में सेकंड केस में फर्क क्या है? टर्म नंबर 1 से अगर टर्म नंबर 21 पे जाओगे तो कितना ऐड करोगे? 20 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर एवरी टर्म, हर एक टर्म में हमें 20 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो जो सम में फर्क आने वाला है, क्या आने वाला है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स और नेक्स्ट 20 टर्म्स का जो सम है, यानी कि 650 से लेकर 1050 के बीच में डिफरेंस क्या है? हर एक टर्म में वी आर एडिंग 20 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 20। तो कितना एडिशन करना पड़ेगा? 20 टाइम्स 20d, तभी तो ये फर्क आएगा। सो 400 टाइम्स d इज इक्वल टू 400। सो यहां से d हमारा आ गया +1। बट ये अप्रोच सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो जबकि नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट केस और सेकंड केस में सेम हो। अगर डिफरेंट होंगे तो फिर ऐसे कैसे सॉल्व करोगे? नहीं कर पाओगे। बट ये वाला मेथड तब भी काम करेगा कि अगर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स गिवन है और नेक्स्ट 30 गिवन हो, नेक्स्ट 40 गिवन हो, तभी एवरेज निकाल लोगे, तभी तुम सॉल्व कर लोगे, तभी अकॉर्डिंगली तुम d की वैल्यू निकाल पाओगे। क्या ये अप्रोच क्लियर होता है? ठीक है, ओके, क्या ये बात समझ में आती है? कोई डाउट? ओके, ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी बातें उन्होंने डिस्कस की वो समझ में आई होंगी। किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट नहीं रहा होगा। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।